Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के एमपीपीएससी और व्यापम हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सीरीज जो हम लेकर आए हैं, जिसमें कि टॉपर श्रृंखला चल रही है, काफी सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। उसी क्रम में आज का एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, जिसमें आदरणीय योगेश यादव सर, जो कि फॉरेस्ट रेंजर के पद पर चयनित है 2018 एमपीपीएससी के माध्यम से, वो हमारे बीच उपलब्ध है। स्वागत है सर आपका। नमस्ते अर्जुन सर, आपको नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सर, प्रथम मैं मेरे परम प्रिय मित्र आदरणीय अर्जुन गुप्ता सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा करने हेतु आज मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू वेरी मच सर। और उसके उपरांत आज मैं और सर आपको लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा की चर्चा के विस्तृत आयामों पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करके आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले सर मैं एक प्रश्न पर आना चाहता हूं कि आपका 2018 की फॉरेस्ट वन सेवा परीक्षा में चयन हुआ, तो इस पद को चयनित करने से पूर्व आप किस तरीके से तैयारी कर रहे थे और क्या जर्नी आपकी अभी तक इस पद पर पहुंचने तक रही है? कृपया विद्यार्थियों से साझा करें। सर, मेरा 2010 में होलकर साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन ख़त्म होने के उपरांत मैंने 2011 के मिडिल में तैयारी करना शुरू किया और 2011 से 2018 तक मैंने कंटिन्यू मेंस लिखे, जिसमें सिविल के मेंस 6 सिविल के मेंस लिखे, 2 फॉरेस्ट के मेंस लिखे और 2 इंटरव्यू दिए। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के अलावा मैं दूसरे अन्य टोटल 17 एग्ज़ाम्स में मैं लास्ट स्टेज में जाके 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से या साक्षात्कार में जाके फेल हुआ। और इसके उपरांत सर 2018 में मुझे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राज्य वन सेवा परीक्षा में सफलता मिली और मैं रेंजर के पद पर सिलेक्ट हो पाया। ओके सर, ये एक बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में प्रश्न होता है, खासतौर से जो फ्रेशर्स होते हैं, जब नए तैयारी करते हैं, तो एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा दोनों के अक्सर नोटिफिकेशन साथ में आते हैं। दोनों में एक सामान्य प्रश्न है कि सामान्य डिफरेंस क्या होता है और क्या बेसिक अंतर आप देखते हैं? सर, बेसिक सा अंतर सिर्फ इतना है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सीसेट का पेपर होता है उसका नंबर जुड़कर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राज्य वन सेवा परीक्षा की जो मेरिट बनती है और प्री का रिजल्ट जारी होता है, तो उसमें क्या है कि सामान्य ज्ञान के जो हमारा नॉर्मल पीएससी में होता है वैसा उसके नंबर एवं सीसेट के नंबर, दोनों के नंबर जोड़कर मेरिट बनती है। मेरिट के उपरांत सर प्रीलिम्स में सेलेक्ट होने के बाद मेंस में जो है, मेंस की सर एक जो पूरे का पूरा संरचना है, मेंस का जो पाठ्यक्रम है उसमें बहुत अंतर हो जाता है। उसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि वो एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तीसरा उसके अंदर का जो सिलेबस है, उसका कंटेंट है, वो उसमें अभी पिछले बार उसमें परिवर्तन हुआ है और उसमें फॉरेस्ट के विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया है, साइंस के विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया है सर। तो क्या ऐसा चेंजेस है जो काफी ज्यादा बच्चों को परेशान कर सकता है, या उनके लिए प्लस होगा या माइनस होगा? इसे कैसे देखते हैं आप? सर, तैयारी करने वाले लोगों के लिए उसमें माइनस तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ यूनिट्स हैं जो फॉरेस्ट की स्पेशलाइजेशन वाली उसमें लोक सेवा आयोग द्वारा इनपुट की गई हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर। कुछ जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जैव विविधता अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम, पूरा एक इसकी एक यूनिट है, शायद यूनिट 3 है, जिसमें पूरा लॉ के बारे में है, और यूनिट 1 है जिसमें पूरा फॉरेस्ट्री के बारे में है। तो यदि व्यक्ति अच्छे से पढ़े तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत अच्छे से अंकदायी यूनिट्स हैं ये। मतलब कि आप जैसे फॉरेस्ट के बारे में, वुड टेक्नोलॉजी के बारे में आप यदि पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और यदि इनसे क्वेश्चन आएंगे और आपने एक अच्छा समग्र अध्ययन करके आप जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप उसमें कंफर्ट रहेंगे। क्या चुनौती बच्चे फेस करते हैं जब स्टार्ट करते हैं? वो आपको लगता है कि ये चुनौतियां उनके समक्ष फॉरेस्ट की तैयारी में हो सकती है, और कितना समय, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे अभी नोटिफिकेशन आया है, तो कितना समय इसके लिए पर्याप्त होगा?
जो फॉरेस्ट की एग्जाम है उसके संदर्भ में सर? सर फॉरेस्ट के एग्ज़ाम्स में यदि मेंस की तैयारी में यदि अपन बात करें तो लगभग 3 से 4 महीने सफिशिएंट होते हैं। इसमें कुछ नहीं है सर, चुनौती निश्चित तौर पे है। अभी सिलेबस बदला हुआ है, सिलेबस में नया कंटेंट शामिल किया गया है, तो उसमें होता ये है कि उसका कंटेंट की उपलब्धता विभिन्न संस्थानों द्वारा या विभिन्न जो हमारे पब्लिकेशंस द्वारा हैं उनके द्वारा उपलब्ध हो पा रही है नहीं। लेकिन सर व्यक्ति यदि स्वयं जो उसके सीनियर्स हैं उनसे या जो उनके टीचर्स हैं उनसे यदि अच्छे प्रॉपर कम्युनिकेट करके रखता है और उनकी बातों को मानता है तो निश्चित तौर पे कंटेंट की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। जैसे आप ही के माध्यम से यदि मैं चर्चा करूं तो आपके पास फॉरेस्ट का बहुत अच्छा कंटेंट है, इसके अतिरिक्त आपके पास जो उसकी लॉ यूनिट है उसका बहुत अच्छा कंटेंट है। बस विषय ये होता है कि सर हमको आवश्यकता है कि हम किसी एक टीचर पे ट्रस्ट करें, किसी एक टीचर को फॉलो करें। तो निश्चित तौर पे सर 3 महीने जो होते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है मेंस की तैयारी करने के लिए, फॉरेस्ट मेंस की। लेकिन उसमें एक विशेष ध्यान ये रखना है जो कि बहुत अच्छा एक सकारात्मक परिवर्तन लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया, वो है सर नेगेटिव मार्किंग का। उससे सबसे अच्छा फायदा ये सुनिश्चित होगा कि फायदा उसी व्यक्ति को मिलेगा सर जो पढ़ के गया है। जो व्यक्ति पढ़ के नहीं गया है तो वो भाग्य के आधार पे या तुक्का मार के जो कभी कभार पहले कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा सर। सर ने एक बहुत अच्छी बात करी कि नेगेटिव मार्किंग, और ये शायद राज्य सेवा परीक्षा के अंदर भी हो सकती है और फॉरेस्ट मेंस में तो जो है कर दी गई है, जिसमें कि सीधी सी बात है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, डेप्थ अध्ययन आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनर में आप इसका आंसर टिक कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। आइदर यस और नो आपको कंफ्यूजन है तो तुक्के जैसी कंडीशन यहाँ पर नहीं है। तो दूसरी चीज सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है फॉरेस्ट के लिए, और कई बार नया विद्यार्थी हमसे अक्सर सरल जो क्वेश्चन होता है, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ने जाता, वो पूछता है कि सर कौन कौन से स्ट्रीम के लोग जो हैं अभी फॉरेस्ट मेंस में एलिजिबल हैं या फॉरेस्ट के वन सेवा परीक्षा के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं? जी सर, फॉरेस्ट में वही व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड रहा हो, जिनका ग्रेजुएशन विज्ञान विषयों में रहा हो। एग्रीकल्चर के विद्यार्थी भी कर सकते हैं और इंजीनियरिंग के भी कर सकते हैं, बी फार्मा के भी कर लेते हैं। तो सर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक योग्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो विज्ञान समूह से हुआ है। जी सर। विज्ञान से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, आपने स्नातक में साइंस को एक विषय के रूप में पढ़ा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा सर एक क्वेश्चन ये है कि जो प्री और मेंस की तो आपने चर्चा की, राज्य सेवा का मेंस भी आपने दिया है, इंटरव्यू भी आपने राज्य सेवा का दिया है और अंतिम चयन आप फॉरेस्ट के माध्यम से हुए हैं, तो दोनों के इंटरव्यूज में कोई डिफरेंस आप पाते हैं कि राज्य सेवा का साक्षात्कार कुछ अलग है या वन सेवा का साक्षात्कार कुछ अलग है? सर साक्षात्कार सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको तो पढ़ाने का मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने भी चूँकि 3-4 साल पढ़ाया, लेकिन आपका जो एक पढ़ाने का अनुभव है, आपका जो एक पढ़ाने की कला है वो बहुत बेसद है, मुझसे बहुत ज़्यादा है। आप स्वयं इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंटरव्यू जो होता है सर वो ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, वो एक व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। मैं लोक सेवा आयोग की 2013 के परीक्षा में और 14 के परीक्षा में जब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं बिल्कुल 101% सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, तो 2013 की परीक्षा में मुझे ना जाने क्यों जब मेरा इंटरव्यू बहुत एक 40 से 50 मिनट चला और जिसमें सर मुझे अच्छे से याद है कि 70 से 72 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए उस दौरान, और उसमें मात्र मैं 3 से 4 क्वेश्चन का ही आंसर नहीं दे पाया, और उसके बावजूद भी ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे उसमें नंबर कम मिले और मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद सर 2014 में मुझे टॉपर से ज़्यादा नंबर मिले, लेकिन मेंस में नंबर कम होने के बाद मेरा को क्या बोलते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके उपरांत सर मैंने जिस राज्य वन सेवा परीक्षा का 2018 में जब इंटरव्यू दिया तो उसमें मुझे 50 में से 42 नंबर प्राप्त हुए, लेकिन उसमें सर पूरा का पूरा जो टेस्ट हुआ था वो उसमें ज्ञान के साथ साथ और ज्ञान से ज़्यादा बढ़ के मैं कहूँ तो एकदम व्यक्तित्व की परीक्षा थी। मेरा जो इंटरव्यू था वो आदरणीय सीमा शर्मा मैडम के बोर्ड में था और आदरणीय सीमा शर्मा मैडम के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मेरे जो 8 साल का संघर्ष था उसके बारे में मुझसे पूछा गया। उसके उपरांत पहले वो जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूँ उस जिले की वो कलेक्टर महोदया भी रही हैं,
तो उन्होंने सर संबंधित जिले में वर्तमान में क्या सामाजिक परिस्थितियां हैं, क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं, किस प्रकार की नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में चुनौतियां हैं, इन तमाम तरीकों के उनने प्रश्न करे। और ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि उनने उस दिन न जाने क्यों मेरे से ज्ञान के बारे में ना पूछ के पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है वो एक व्यक्तित्व की दिशा में मुड़ गया। और सर राज्य वन सेवा परीक्षा का इंटरव्यू 10 से 12 मिनट नॉर्मल औसतन चलता है, लेकिन सर मेरा इंटरव्यू 20 से 22 मिनट चला था, जिसमें पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यक्तिगत जीवन पे, मैं अभी तक असफल क्यों रहा, उसका मैंने क्या मूल्यांकन किया, फिर मेरी आगे की क्या योजना है, इन तमाम प्रकार के क्वेश्चनों को मेरे से पूछा गया और मेरे द्वारा उत्तर दिया गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है सर कि इंटरव्यू जो होता है, साक्षात्कार, वो व्यक्तित्व की परीक्षा होती है, ना कि हमारे ज्ञान की परीक्षा होती है। बस आवश्यकता इस बात की होती है कि हम बोर्ड के समक्ष शालीनता, शिष्टता, सभ्यता, सत्यनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, इन तमाम तरीकों के गुणों को आत्मसात करते हुए अपने आप को वहाँ पे परिलक्षित करें, तो निश्चित तौर पे सर बहुत अच्छे मार्क्स अपन को मिलते हैं। सर ने एक बहुत अच्छा टू द पॉइंट बात की कि किस तरीके से विषय का आपका, जैसे हम भी साक्षात्कार लेते हैं तो मॉक में एक चीज देखते हैं कि विषय तो बंदा पास करके आ रहा है, उसमें क्वालिटी है, निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व विकास को वहां पर चेक किया जाएगा। जो काफी सारे स्टूडेंट जैसे अभी साक्षात्कार देंगे इंजीनियरिंग सर्विस के हैं या अभी डीपीओ लॉ वाले हैं या एमपीपीएससी के अन्य जो भी एग्जाम्स में इंटरव्यू देने वाले हैं, तो ये एक पॉइंट कि आपका व्यक्तित्व वहां दिखना चाहिए, आपका अनुभव, और इस सारे बिंदुओं पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा कि मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा कि सर ने एक जर्नी बताई कि बड़ा लंबा संघर्ष रहा, हमने राज्य सेवा के मेंस लिखे, उसके बाद उसके साक्षात्कार दिए, टॉपर से ज्यादा इंटरव्यू में नंबर लिए, फिर असफल होना और बार बार प्रयास करते रहने की जो प्रेरणा है ये आपको कहाँ से मिलती रही, और विद्यार्थियों को जो अक्सर निराश हो जाते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं सर्कमस्टांसेस एमपीपीएससी के संदर्भ में किस तरीके के चल रहे हैं जी सर। तो इसमें जो डिमोरलाइज हो जाता है स्टूडेंट कि क्या होगा, एमपीपीएससी का 3 चरण तो हमको दिए हैं, उसके अलावा चौथा चरण उच्च न्यायालय का, 5वां चरण सर्वोच्च न्यायालय का, ये 5 चरणों में समस्या और एक दीर्घकालिक प्रक्रिया हो जाती है। तो आपने इतने समय तक अपने आप को मोटिवेट रखा, तो किस तरीके की क्या चीजें थी, थोड़ा सा आप बताइए। सर हुआ ये तो रहता है, ऐसा है कि मैं चूंकि स्वयं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मेरा 9th और 10th जो है वो एक शासकीय स्कूल में हुई है, उसके बाद 11th 12th मेरी जबलपुर से हुई है और होलकर कॉलेज से बीएससी करने के उपरांत मैं स्वयं इस फील्ड में स्वयं ने चुना कि मुझे लोक सेवा आयोग की तैयारी करनी है। किसी के कहने के कारण मैं नहीं आया, बहुत असफल रहा, लगभग 8 साल 17 से 18 एग्जाम्स में 1-1, 2-2 नंबर से बहुत नज़दीक से असफल रहा। जब अक्सर मुझे इस 8 साल में कई बार ऐसे भी चरण मेरे को देखने को आए अपने जीवन में, जब मुझे लगा कि मैं बस सफल होने ही वाला हूँ, और उसी समय न जाने क्यों एक रहस्यात्मक विषय ही कहूँ इसको मैं, कि मैं असफल हो गया। रही बात सर मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन ऐसा रहता है कि हमको कुछ अपने स्वयं के लिए करना है, अपने स्वयं की समाज के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, और इससे भी बढ़कर कि हमने स्वयं ने उस फील्ड को चुना है, तो हमने जो निर्णय लिया है एटलीस्ट हम उस निर्णय के साथ न्याय कर सकें, उस निर्णय पे हम पूरे खरे उतर सकें। मोटिवेशन का सबसे बड़ा बिंदु यही रहता है। पीएससी की प्रक्रिया में सर निश्चित तौर पे वो लोग हमेशा सफल होते हैं जो स्वयं के विवेक से, स्वयं के निर्णय से इस फील्ड में आए हैं, और अक्सर उन व्यक्तियों में असफलता देखी जाती है जो सर किसी के देखा सीखी पे या बाय फोर्स इस फील्ड में आए हैं। रही बात मोटिवेशन का दूसरा पहलू कि सर असफलता जो होती है वो अक्सर हरिवंश राय बच्चन जी ने स्वयं कहा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरी असफलता का मुख्य कारण सर मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि जब मैं सिविल सर्विसेज की मेंस लिख रहा था तो मेरी लेखन शैली में सर कमी रही, लेखन शैली में उस प्रकार का परिमार्जन नहीं हो पाया जिस प्रकार का परिमार्जन लोक सेवा आयोग ने अपेक्षित किया था। और मैं अभी भी सर बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि यदि एमपीपीएससी में सफल होना है तो रोज निश्चित तौर पे आपको प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो निश्चित तौर पे सर अपनी लेखन शैली को बहुत सुदृढ़ रखें,
और उसी के माध्यम से हमको एक अच्छा रैंक प्राप्त होगा। मेरी असफलता जो इतने दिन रही या इतने अटेम्प्ट्स में मैं असफल रहा, उसमें इस बात को मैं खुले दिल से सर स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं कमी लेखन शैली में रह जाती थी। और उसके बाद सर जब मैंने इस पे काम किया तो रिजल्ट भी सामने रहा और सफलता भी मिली। जी सर। सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया कि आप कैसे संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागें, कि भैया डटे रहना है और जो डटे रहेगा वही मंजिल को पाएगा। और बड़ी अच्छी बात ये भी है कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्तों का है, तो एंजॉय करते चले। ये सब चुनौतियां जब आप सफल हो जाते हैं तो याद करने में बैठकर अच्छी लगती है कि ये हमारे संघर्ष के समय थे और हमने इस तरीके से इसको फाइट किया। अब एक प्रश्न सर यहाँ पर मैं पूछूंगा कि खास तौर से मैंने जो महसूस किया पढ़ाने के दौरान, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसके मन में सबसे ज्यादा भय, डर, ना वो साक्षात्कार की सोचता है ना वो मेंस की सोचता है, उसके दिमाग में कि प्री निकलेगा कि नहीं। और प्री का जो फैक्चुअल पूछने का तरीका है, कई ऐसे प्रश्नों को जब वो देखता है कि आयोग पूछता है तो घबराता है यार ये कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। तो ये प्रीलिम्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो निश्चित तौर पर मेंस का कैलिबर तो रखते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, लिखने की शैली बहुत अच्छी, लेकिन प्रीलिम क्रैक नहीं कर पाते जी। तो उस पर कैसे आप देखते हैं? सर प्रारंभिक परीक्षा कहूँ या पूरी लोक सेवा आयोग की एक प्रक्रिया के बारे में कहूँ, अधिकतर लोग जो असफल हो जाते हैं या जिनका प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकल रही या मुख्य परीक्षा नहीं निकल रही, उनमें कॉमन चीज़ आप देखोगे कि वो जो हमारे सीनियर्स के द्वारा, हमारे शिक्षक के द्वारा एक जो तार्किक सलाह दी जाती है, एक जो जिसको हम बोलते हैं कि पूर्णतः तार्किकता पे आधारित एक बहुत अच्छी कुछ बात कही जाती है, उसको दरकिनार कर देते हैं। अक्सर सीनियर्स के द्वारा, अक्सर टीचर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि हमको एक बुक को 10 बार पढ़ना है, 10 अलग अलग बुक्स को नहीं पढ़ना है। एक व्यक्ति से सलाह लेना है, 10 अलग अलग व्यक्ति से सलाह नहीं लेना है। मैं जब स्वयं इस फील्ड में नया नया आया था तो मैंने शुरुआत में मेरा भी बहुत समय इस बात को लेकर सर जाया हुआ कि मैंने एक व्यक्ति को फॉलो नहीं किया और एक संस्थान को फॉलो नहीं किया या एक बुक को फॉलो नहीं किया। मैं सर ऐसा होता था कि एमपी का तैयारी करने के दौरान जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो बुक मार्केट में आती थी मैं हर बुक को खरीद लेता था। बाद में पता चला कि इसमें सिर्फ समय की बर्बादी होती है, ऊर्जा की बर्बादी होती है। उसके उपरांत सर मैंने फिर कुछ जो मेरे आदरणीय गुरुदेव लोग रहे, मेरे कुछ विद्वान सहयोगी साथी रहे, जैसे प्रदीप श्रीवास्तव सर रहे जिनसे मैंने गाइड लिया, आदरणीय पंडित अविनाश शर्मा जी रहे, वेदांत वाले कमल पाठक सर रहे, आप भी रहे उसमें, आदरणीय चेतन मीणा सर रहे, स्वयं आप अर्जुन गुप्ता सर भी रहे। ये तो तमाम लोगों में सर एक ही चीज कॉमन निकल के आई कि हमको किसी एक कंटेंट को फॉलो करना है। इवन आप भी अक्सर अपनी क्लास में कहते हो कि हमको एक बुक को 10 बार पढ़ना है, 10 अलग अलग बुक को नहीं पढ़ना है। तो सर हमको इस चीज पे एकदम अटलता से विश्वास करते हुए उसका अनुकरण करना है निश्चित तौर पे। लेकिन होता ये है कि सर जब हम 10 अलग अलग जगहों पे अपना ध्यान बिखेर देते हैं तो हमारा ध्यान एक जगह आकृष्ट नहीं हो पाता है, और जब हमारा ध्यान एक जगह आकृष्ट नहीं हो पाता तो निश्चित तौर पे हमको सफलता नहीं मिल सकती। सर ने बहुत बारीकी से बताया कि एक चीज का आप अध्ययन बार बार करें, रिवीजन करें। जैसे कि एक मूवी आई थी, उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हाँ हमें 10 मूव से खतरा नहीं जो तुमने अलग अलग प्रैक्टिस की, लेकिन एक मूव जिसकी तुमने 10 बार प्रैक्टिस की है उससे खतरा जरूर हो सकता है। तो आप बार बार अध्ययन करें, एक चीज को फॉलो करें, किसी एक बंदे को फॉलो करें, एक टीम को फॉलो करें, एक बुक को फॉलो करें, ये बहुत अच्छी बात है। और काफी समय से ये बात जो व्यक्ति अपना लेता है अपने अंदर, उसका चयन बहुत अच्छा और आसान हो जाता है। दूसरा सर, अब थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जॉब में आने के बाद आदमी की जिंदगी एकदम से आप संघर्ष कर रहे हैं और बढ़िया नौकरी लगी नहीं है और शानदार अपना जो है मामला सेट, एकदम पता लगा कि अब बिल्कुल बॉस हो गए, तो उसके बाद से जो जीवन होता है आगे का, अब तक कैसा रहा? सर एक्चुअली में क्या हुआ कि तैयारी की प्रक्रिया के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना हुआ और उसके आर्थिक समस्याओं के निदान हेतु अवसाद और कुंठा से अपने आप को बचा के रखने हेतु मैंने 3 से 4 वर्ष अध्यापन किया, टीचिंग की।
और विभिन्न कोचिंग संस्थानों में टीचिंग की, और बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ तक मुझे लगता है मेरे विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पे, कि बहुत अच्छे से टीचिंग रही। तो सर उसके उपरांत जब मैं ज्वाइनिंग पे जा रहा था तो इस बात को कहने में अपन को कोई गुरेज नहीं हो रहा था कि सर मुझसे टीचिंग छूट नहीं रही थी। कहने का तात्पर्य ये है सर कि दुनिया का सबसे पवित्र, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, दुनिया का सबसे पवित्र कार्य यदि कोई होता तो वो होता है शिक्षक का कार्य। शिक्षक सर समाज का निर्माण करता है। और मैं जब इतने दिन मैंने टीचिंग करी तो उसके उपरांत सर मैंने ये पाया कि मैं रेंजर बन गया हूँ, ठीक है। और सर जब मैं ज्वाइनिंग पे जा रहा था और मेरी ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में मुझे सर बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं शिक्षक बहुत अच्छा था। अब उसके बाद सर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट पे आने के बाद। तो डिपार्टमेंट में आने के बाद सर एक सबसे अच्छी खासियत आत्ममूल्यांकन जब करते हैं, क्योंकि सर महान विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि स्वयं के दोष को ढूंढ निकालना ही ज्ञानवीरों का कार्य है। तो सर मैं भी क्या करता हूँ कि आत्ममूल्यांकन समय समय पे करता रहता हूँ कि अपन कितने सही हैं, कितने गलत हैं। अक्सर कई बार आपसे भी चर्चा हो जाती है, मेरे प्रिय मित्र श्री अविनाश जी शर्मा से भी मैं आत्ममूल्यांकन करवाता रहता हूँ। आदरणीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव सर जो कि पीएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, मैं उनका परम प्रिय शिष्य भी हूँ, उनसे भी आत्ममूल्यांकन करवाता रहता हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ या कहाँ सही हूँ। तो सर सबसे अच्छी चीज़ मैंने अपने अंदर ये देखी है कि इतने दिन के संघर्ष के उपरांत कम से कम एक सबसे अच्छाई मेरे अंदर आई है कि मेरे अंदर जो अक्सर नौकरशाही में उपनिवेशवादी और सामंतवादी विचारधारा रहती है, वो कम से कम मेरे अंदर नहीं है। इस बात को लेकर मुझे प्रसन्नता होती है कि सर मैं अधिकारी तो हूँ, लेकिन एक ऐसा अधिकारी हूँ जिसमें उपनिवेशवादी और सामंतवादी विचारधारा कतई नहीं है। दूसरा वैसा ये है कि सर मैं एक डाउन टू अर्थ टीम वर्क में कार्य करने वाला, टीम वर्क में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। इसके अलावा सर जैसे मैं जहाँ भी जैसे मंडला में पदस्थ रहा, वर्तमान में राला मंडल में पदस्थ हूँ, तो जो भी कार्य चल रहे हैं उसका श्रेय मुझे कतई अकेले को नहीं जाता, मैं सिर्फ उसकी एक कड़ी मात्र हूँ। पूरे कार्य के लिए जो पूरा का पूरी टीम है, कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब जॉब में जाते हैं या जॉब में जो भी विकासात्मक कार्यों में मैं सिर्फ सहभागी हूँ, उसका एक निमित्त मात्र हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं। तो सर इसमें सबसे अच्छी बात ये मैं अपने आप में मानता हूँ कि इतने दिन के संघर्ष के दौरान कम से कम मैं जहाँ जहाँ नौकरी कर रहा हूँ या जहाँ जहाँ नौकरी कर चुका हूँ, वहाँ का स्टाफ या मेरे आदरणीय वरिष्ठ अधिकारी जो हैं या मेरे साथ में कार्य करने वाले मेरे स्टाफ हैं, वो इस बात को लेकर शायद, अब वो तो स्वयं उनसे ही जब आप कभी पूछेंगे, मुलाकात होगी तो बता पाएंगे कि निश्चित तौर पर इस बात को लेकर गर्व करेंगे कि मेरे अंदर सामंतवादी और उपनिवेशवादी विचारधारा नहीं है। ये तो हम जानते हैं क्योंकि हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं योगेश सर, और बहुत ही सरल और बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व के धनी हैं। हमने बहुत सारे अधिकारी देखे, लेकिन सर के जैसा व्यक्तित्व शायद ही बिरले ही ढूंढने को मिले। जैसे वन हमारी अमूल्य संपदा है, वैसे योगेश सर हमारी अमूल्य संपदा है। तो एक प्रश्न सर ये पूछना चाहूँगा कि वन मैंने कहा कि अमूल्य संपदा है, और जब इसकी धरोहर की जिम्मेदारी है, एक जैसा आपने पूरा श्रेय तो टीम को दे दिया, लेकिन टीम तो काम करती है, लेकिन श्रेय एक्चुअली कप्तान को जाता है। तो आप जब इस जिम्मेदार पद को देखते हैं कि पूरा हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है, सारी चीजें, और बहुत हद तक इनमें कई गतिविधियां होती हैं, तो इस पे आप अपने आप को कैसे बचा पाते हैं और कैसे न्याय कर पाते हैं चीजों के साथ? जी सर वर्तमान समय में यदि हम वन विभाग की विभिन्न या वन विभाग में कार्यरत कार्य करने वाले विभिन्न लोगों की चुनौतियों के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे, तो कुछ कॉमन चुनौतियां हमारे सामने उपस्थित होती हैं सर। जैसे अतिक्रमण की समस्या है, अवैध कटाई की समस्या है, और वन्य जीवों के शिकार की समस्या है। समस्याएं निरंतर कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी बनी हुई हैं, और इसके लिए सर पूर्ण रूप से वन विभाग का पूरा संगठन कार्य कर रहा है और समर्पित होकर कार्य कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है सर कि जैसे अतिक्रमण की समस्या है, उसको लेकर भी विभाग द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूरी टीम के साथ जैसे कार्य किया जाता है, तो उस समस्या से भी निजात पाई जा रही है।
दूसरा वन्य जीवों के शिकार की जो मैं बात कर रहा था या अवैध कटाई की बात कर रहा था कि यदि सर जो हमारे जैसे मैं रेंजर हूँ पद पे बैठा हुआ तो व्यक्ति यदि स्वयं पूर्ण सत्यनिष्ठा से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण ईमानदारी से यदि ये ठान ले कि मुझे मेरे क्षेत्र में इस कार्य को कतई बर्दाश्त नहीं करना है और अपने हाँ सबसे लेकिन इस पवित्र कार्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ा योगदान रहेगा साथ में काम करने वाले कर्मचारियों का। तो साथ में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पूर्ण विश्वास में लेकर उनका पूर्ण सक्रिय सहयोग प्राप्त करके वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सक्रिय मार्गदर्शन एवं उनका पूर्ण जो हम बोले गाइडेंस प्राप्त करने के उपरांत यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे सर विभाग में जो समस्याएं हैं ये समस्याओं से निजात तो मिल जाएगी। ठीक है सर ने बहुत अच्छे से डिपार्टमेंटल बात भी बताई कि अगर कोई व्यक्ति सुन रहा हो जो आगे समझे कि भाई मैं ये जॉब करना चाहता हूँ लेकिन इसमें क्या चुनौतियां आ रही है माइंडसेट बनाने के संदर्भ में, तो बहुत अच्छा चीजें हैं और आप एक अच्छा कुशल व्यक्तित्व हैं तो बहुत अच्छे से आप इन चीजों को डील कर सकते हैं। दूसरा सर कि हमने एक ऑनलाइन शिक्षा का दौर देखा है पिछले कुछ सालों में और बहुत दूरस्थ बैठे बच्चों के संदर्भ में उनको अच्छे अच्छे मार्गदर्शक अनअकैडमी का हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से उनको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप अनअकैडमी के संदर्भ में क्या कहते हैं और उसको किस तरीके से देखते हैं? सर मैं अनअकैडमी की पूरी टीम को, अनअकैडमी के संस्थापक को और अनअकैडमी में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, नमन एवं वंदन करता हूँ। और सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि जब अपन पीएससी की तैयारी करते हैं तो थर्ड पेपर में अक्सर टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन पढ़ते हैं सैद्धांतिक रूप से पढ़ते ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सर उस सिद्धांत को व्यवहार में वास्तविक धरातल पर यदि वास्तविकता से पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया है तो मुझे लगता है भारत का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी रहा है जिसने पूरे भारत के रिमोट एरिया में मतलब शिक्षा की एक ऑनलाइन शिक्षा की इस प्रकार से अलग जगाई है जिसमें सर सच में बहुत से विद्यार्थियों ने अपने जीवन को संवारा है, बहुत से लोगों ने अपने आप में एक परिमार्जन पाया है। और मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और जैसे मोबाइल एक यंत्र है, निर्भर हम पे करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन सर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सच में एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है और इसके लिए सर मैं अनअकैडमी के जो संस्थापक हैं और उसकी पूरी टीम को सच में आदर्श मानता हूं कि एक इस प्रकार से नवाचार किया जिसमें वंचित वर्ग के लोग, जो बच्चे अपनी फीस नहीं भर सकते या जो बच्चे शहर में आकर कोचिंग नहीं ले सकते, उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए या जो कामकाजी लोग हैं और या जो कामकाजी माताएं बहनें हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ये सभी लोग जिनमें तैयारी करने का यदि जुनून है, जज्बा है, तो बस उसमें से एक छोटी सी डिमांड है कि व्यक्ति के पास इंटरनेट होना चाहिए। मोबाइल तो आजकल सबके पास है ही। इसके माध्यम से सर निश्चित तौर पे मैंने स्वयं ने अपनी आंखों से अपने गांव में 2-3 लोगों को सफल होते हुए देखा है जिन्होंने अनअकैडमी के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा गांव में रहते हुए, खेत में काम करते हुए पास करी है। इसके लिए सर मैं अनअकैडमी के जो पूरी टीम है उसको साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सर, आपने इतने अनमोल वचन अनअकैडमी परिवार को प्रेषित किए और हमारे सभी स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स के लिए आपका एक अंतिम संदेश चाहेंगे कि जो आगामी राज्य सेवा परीक्षा मई में होने वाली है, राज्य वन सेवा परीक्षा, साथ ही बहुत सारे विद्यार्थी पटवारी की एग्जाम भी दे रहे हैं, उसमें सब ग्रुप 2 में, सब ग्रुप 4 में बहुत सारी एग्जाम्स और भी हैं, तो इन सभी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आपका एक अंतिम संदेश? सर अंतिम संदेश यही है कि सफलता, चुनौतियां, समस्याएं हमेशा मानव जीवन में ही आती हैं। उन व्यक्तियों के जीवन में नहीं आती हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है। यदि आप जिंदा हैं तो समस्याएं तो आपके जीवन में आएंगी, चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, लेकिन हमारे व्यक्तित्व में जो एक उसका नज़रिया, समस्याओं को किस प्रकार से हमको डील करना है, उस पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से सफल होंगे, कब सफल होंगे, कैसे सफल होंगे और कौन से आयाम को प्राप्त करेंगे।
इसका एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ सर कि मैं एक स्वयं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि जब मैंने तैयारी करना शुरू करा था उस समय तक मेरे व्यक्तित्व में गंभीरता इतनी ज़्यादा नहीं थी। मेरे विचारों में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होते रहते थे। लेकिन सर मैंने 7 से 8 साल जो असफलता का एक अपना दौर देखा है, संघर्ष का एक दौर देखा है, जिसमें मैं 3-3.5 साल तक डिप्रेशन का शिकार भी रहा, अवसाद का एक लास्ट स्टेज डिप्रेशन में चला गया था और स्वयं उससे वापस आ गया अपने मित्रों की सहायता से, गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो उसके उपरांत सर मैंने ये देखा है कि संघर्ष व्यक्ति को निखार देता है। यदि सर मैं 8 साल संघर्ष ना करता तो मैं इतना अच्छा इंसान भी ना बन पाता। दूसरा विषय ये है कि सर असफलता जो रहती है वो मानव जीवन में हमें ये सिखाने आती है कि हम अपने व्यक्तित्व में किस प्रकार का सुधार करें, क्या कमी रह गई है, हम अपने व्यक्तित्व में क्या निखार कर सकते हैं। लेकिन इसका आशय यदि आप असफल हैं तो कभी ये नहीं लेना चाहिए कि यदि आप असफल हो चुके हैं तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इसके लिए सर क्या है कि बच्चों को अक्सर और विद्यार्थियों को एक सलाह देना चाहता हूं कि हमको ज़िंदगी में एक बार जियो पॉल सार्त्री की जो एक फिलॉसफी है अस्तित्ववाद, उसको पढ़ना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं या हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे आप यदि 5 से 6 घंटे तन्मयता के साथ, पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ, एक अच्छे तरीके से अच्छी दिशा में यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपकी सफलता तो सुनिश्चित है। लेकिन यदि आप सफल नहीं भी हो पा रहे हैं, जैसे मैं 8 साल मैंने सर बीच में टीचिंग का कार्य किया, बीच में डेयरी भी चलाई कुछ दिन, तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ये ना सोचें कि मैं एसडीएम और डीएसपी नहीं बन पाया तो मेरा व्यक्तित्व नहीं है, ऐसी कतई बात नहीं है। बल्कि एसडीएम और डीएसपी की जो पोस्टें हैं वो हमसे हैं, ना कि हम उनसे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है सर, अपने आप का जो मूल्यांकन है वो कम करके ना आंकें, व्यक्तित्व को हमेशा बहुआयामी उसका विकास सुनिश्चित करते रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। सफलता की परिभाषा सिर्फ एक एग्जाम में पास हो जाना या मात्र एक नौकरी प्राप्त कर लेना नहीं है। मैं अभी भी अपने आप को पूर्ण रूप से सफल इंसान नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे व्यक्तित्व में बहुत से आयामों की कमी है। तो सर एक एग्जाम बस हमारी जिंदगी का दिशा और दशा निर्धारित नहीं करेगा, अपितु हमारा व्यक्तित्व उसकी दिशा दशा निर्धारित करेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने समझाया आपको जीवन के व्यवहारिक पक्ष से, सैद्धांतिक पक्ष से, और दूसरा परीक्षा के बहुआयामी जो चुनौतियां आपके समक्ष होती, चाहे प्रीलिम्स की बात हो, मेंस की बात हो, इंटरव्यू की बात हो, सारे प्रश्न मुझे लगता है इस साक्षात्कार में हमने कवर किए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी जीवन में क्या चुनौतियां आपके समक्ष हो सकती है उसको हमने यहाँ पर कवर किया, और सर के व्यक्तिगत अनुभव जॉब में जाने के बाद वो भी हमने इस इंटरव्यू के माध्यम से देखे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा, और आप सभी जो भी आशान्वित होकर इस लेक्चर को देख रहे हैं, जिन सपनों को लेकर आप जी रहे हैं, निश्चित ईश्वर साकार करे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू वेरी मच सर, अनअकैडमी परिवार को दिया। थैंक यू।